हाँ, आवाज जा रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो मैं बोला था कि आज मैं एस ब्लॉक शुरू करूंगा। तो ये सब तो एस ब्लॉक का बेसिक चीजें हैं। देखो, जैसे ग्रुप वन, हम लोग ये जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल्स में इंटर करता है। और हम लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, इसलिए एस ब्लॉक में मेनली आप देखोगे 2 ग्रुप है, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन को अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनमें कौन कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। इसमें से ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मीन्स इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे इसमें से। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि बेरिलियम एम्फोटरिक नेचर्स का होता है। मतलब ये सब जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? अगर हम इसको इसको ये रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे। और जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक नेचर्स के होते हैं। ये सब मेटल्स हैं। जो अल ये जो एस ब्लॉक है ना, टोटली मेटल्स है। और मेटल्स का ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर्स का होता है। बट ये ध्यान रखना है, बेरिलियम बेरिलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर्स, एम्फोट्रिक नेचर्स का होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स में ऑलमोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल। फजन्स रूल में आपको बताया गया था कि अगर केटायन का साइज छोटा हो तो सामने वाला एनायन को पोलराइज करता है, डिस्टॉर्शंस करता है, जिसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। तो लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर्स। एक चीज और ध्यान रखना है, लिथियम और बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं एज ऑफ सेम आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, मैं आपको जरूर आपको पीरियोडिक टेबल्स में बताया होगा। आयनिक पोटेंशियल इट इज नथिंग बट द चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज अपॉन साइज रेशियो का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है, इसलिए लिथियम और बेरिलियम बेरिलियम ऑल्दो these two elements belongs to different groups but they have similar chemical and physical properties। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फिर ये सब और कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि समझ में नहीं आया आपको। हाँ, एक यहाँ पर ये बात है, बेरिलियम 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 is an alkaline earth metals। Beryllium is not an alkaline earth metals as their oxides are amphoteric in nature। तो ये बात ध्यान रखना है, बेरिलियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं है, क्योंकि बेरिलियम एम्फोट्रिक नेचर्स का होता है। एम्फोट्रिक नेचर्स का मतलब होता है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ये समय इसका ओवरव्यू है। देखो क्या 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 पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ना है। कंपाउंड्स में कौन कौन सा कंपाउंड्स पढ़ना है? सोडियम का कंपाउंड्स, पोटासियम का कंपाउंड और कैल्शियम का कंपाउंड्स। सोडियम का कंपाउंड थोड़ा बड़ा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। फिर सोडियम परऑक्साइड, पोटासियम दिस वन इज पोटासियम पोटासियम सुपर ऑक्साइड, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। कैल्शियम का कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है आपको, ये जैसे जिप्सम हो गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। ये सब कंपाउंड्स पढ़ना है इसमें। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम शुरू करते हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो हम लोग ये सब तो जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका NH1 होता है, NH2 होता है। अल, अल, अल्कली मेटल्स का NH1 होता है। आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट सेल आउटरमोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NH1 होगा। और अल्कलाइन का NH2 होता है। अल्कली मेटल्स के बारे में बोला, ये सब इंफॉर्मेशन है, दे आर सिल्वरी वाइट। ये ग्रीनिश वाइट होता है और ये सिल्वरी वाइट होता है। ये सॉफ्ट मेलेबल डक्टाइल्स होते हैं। ये मेलेबल डक्टाइल ये सब क्या होते हैं आपको पता होगा,
ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, ये हार्डर होते हैं और ये सॉफ्टर होते हैं। क्यों हार्डर होते हैं, क्यों सॉफ्टर होते हैं, पता चल जाएगा। और क्या बोला है कि ईज़िली कट विथ नाइफ, ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपको पता होगा सोडियम हम लोग नाइफ से कट करते हैं। फिर ये भी बोला है थोड़ा एलिमेंटल फॉर्म में ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर सोडियम की बात करूँ, सोडियम के वैलेंस शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल्स में, जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर्स का होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा एलिमेंटल फॉर्म में। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ये डायमैग्नेटिक नेचर्स का हो जाएगा, जब कंपाउंड बनाएगा, जैसे केमेनो4 में पोटासियम देखोगे के प्लस फॉर्म में है, और के प्लस फॉर्म में मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर्स का, सॉरी, कंपाउंड में अल्कली मेटल्स कंपाउंड फॉर्म में हमेशा डायमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं, ये भी डायमैग्नेटिक फॉर्म में ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला गया जैसे KMnO4 का कलर पर्पल कलर होता है, तो ये K प्लस की वजह से कलर नहीं है, ये MnO4 माइनस की वजह से कलर है। और MnO4 माइनस की वजह से मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, यहाँ पर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये MnO4 और KMnO4 कलर पर्पल कलर का होता है। एटॉमिक साइज में क्या है, देखो हम लोग एटॉमिक साइज का जनरल ट्रेंड आप जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आपका एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली पुल करता है, टाइटली पुल करने के कारण आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि आपका न्यू नंबर ऑफ सेल ऐड होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बोला गया है कि अल्कली मेटल्स, ये ध्यान रखना, अल्कली मेटल्स अगर किसी भी पीरियड की बात करें, अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैस को छोड़कर। नोबल गैस अगर एक पीरियड में बोला जाए कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो हम बोलेंगे नोबल गैस का, क्योंकि ऐसा रीजन ही पूछा जाता है क्यों नोबल गैस का, एक पीरियड में नोबल गैस का साइज क्यों बड़ा होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि नोबल गैस के लिए हम लोग हमेशा वेंडरवाल रेडियस की बात करते हैं, और मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स में जरूर बताएंगे कि वेंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, और ये सब में सबसे बड़ा जो होता है वेंडरवाल रेडियस होता है। इसलिए नोबेल गैस का साइज एक करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा होता है, नोबेल गैस का, फिर अल्कली मेटल्स का। फिर उसके बाद और क्या बोला गया, कुछ ऐसा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, अगर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखेंगे तो अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये साइज का ऑर्डर है एक, मतलब ध्यान रखिएगा इस तरह से, पहले एलिमेंट का नाम लिख लीजिए आप। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर सबसे स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉल एस ब्लॉक में पूरा स्मॉलेस्ट साइज एलिमेंट पूछे तो क्या बोलोगे, तो बेरिलियम। सबसे लार्जेस्ट साइज पूछेगा तो बोलोगे सीजियम। ये साइज का कुछ ऐसा ट्रेंड है, सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्सियम, फिर बैरियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, और फिर सीजियम। ये इस तरह से जिगजैग ट्रेंड है, तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। और साथ ही साथ सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज बेरिलियम का होता है और सबसे लार्जेस्ट साइज सीजियम का होता है। आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 4 आयंस दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि इसके साइज में अरेंज कीजिए, आयनिक साइज में अरेंज कीजिए। अगर ये 4 को देखें तो ये देखते हुए आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा इन चारों में से बेरिलियम होगा, बेरिलियम आयन सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा जो होगा, हम जानते हैं यहाँ पर देखो, अगर एलिमेंट को अरेंज करोगे, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप एलिमेंट को अरेंज करें तो सबसे देखो लिथियम, लिथियम के नीचे है सोडियम,
और सोडियम, और इधर है बेरिलियम और इधर है मैग्नीशियम। ये ऐसा है कुछ 2+ है ये सब। तो सबसे सबसे बड़ा हम लोग जानते हैं कि सोडियम होगा, सबसे छोटा मेरा बेरिलियम होगा। और ये दोनों में ध्यान रखना, ऐसा लगता है, ऐसा हम लोग को प्रिटेंड होता है कि बेरिलियम के बाद लिथियम का साइज आना चाहिए। बेरिलियम छोटा, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, सबसे बड़ा सोडियम। बट ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लिथियम और बेरिलियम में लिथियम का साइज बड़ा होता है, Li+, Li+। एलिमेंटल फॉर्म में देखोगे लिथियम लिथियम छोटा है बेरिलियम से। बट अगर आप आयनिक फॉर्म में देखोगे, आयंस के फॉर्म में देखोगे, तो लिथियम आयंस का साइज मैग्नीशियम आयन से बड़ा होता है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा 1 बार 2 बार पूछा हुआ। ये तो बात ध्यान रखना, दिमाग बैठा लेना कि Li+ आयंस का साइज बड़ा होता है Mg2+ आयन से, क्योंकि ये दोनों आयंस डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और एक दूसरा रीजन यही है कि इस पर चार्ज होने की वजह से, मैग्नीशियम पर ज्यादा चार्ज होने की वजह से इसका साइज छोटा हो गया है, इस पर कम साइज होने की वजह से इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो लिथियम और मैग्नीशियम में दिमाग में बैठा लेना, आपको लगेगा कि Mg2+ इज ग्रेटर देन Li+, बट ये टोटली रॉन्ग है। ये क्या क्या बोलोगे, Li+ इज ग्रेटर देन Mg2+। सॉफ्टनेस की बात करते हैं। सॉफ्टनेस जो होता है, सॉफ्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर सॉफ्टनेस उतना ही कम होगा। और ये मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं ना, दिस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। और हम लोग ये चीज जानते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे मेटालिक मेटालिक बॉन्ड किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन ज्यादा सॉफ्टर होगा, तो हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स आर सॉफ्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यही चीज बोला गया, अल्कली मेटल्स आगे भी पढ़े थे, अल्कली मेटल्स आर सॉफ्टर, डक्टाइल, मेल्लेबल्स, ये सब पढ़ा था। तो ये सॉफ्टवेयर, इसका रीजन भी दिया दिया है कि ये लार्जर साइज का होता है, ये स्मॉलर साइज का होता है। और साथ ही साथ इसमें वीकर मेटालिक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही आउटर मोस्ट सेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एस ब्लॉक में पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन है, तो बोलोगे बेरिलियम। और सबसे सॉफ्टेस्ट एलिमेंट पूछेगा तो सीजियम। और ये, और एक चीज और ध्यान रखना, हार्डनेस जो होता है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है, इसलिए सीजियम सॉफ्ट है। और आपका सीजियम सॉफ्ट है और बेरिलियम आपका पूरे एस ब्लॉक में सबसे हार्डेस्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखो। इन जनरल हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर अल्कली मेटल्स का देखोगे ट्रेंड, तो डाउन द ग्रुप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी डिक्रीज हो रहा है। बट अगर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पूछा जाए, अगर हम पूछे, आपसे पूछे कि सोडियम और मैग्नीशियम, हम लोग जानते हैं सोडियम है और फिर मैग्नीशियम है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जैसे देखोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हाँ, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए सोडियम से। और होता भी है मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम में कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो इसका एस सबसेल कंप्लीटली फील्ड है। और ये बात भी आप जानते हो, अगर किसी किसी सेल में, अगर किसी ऑर्बिटल्स में, अगर किसी सेल आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो हम लोग जानते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में रिलेटिवली आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे बताओ।
सर नाइट्रोजन सर। हाँ नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन में ये हाफ फील्ड होता है। अगर अगर आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट बट यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड सबसेल्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम का तो ज्यादा है ही, बहुत ज्यादा है। बट अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है तो अगर यहाँ पर क्या था, सोडियम था और मैग्नीशियम था, सोडियम और मैग्नीशियम था, पहला इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया ना, ये ओनली नोबेल गैस बचा, नोबेल गैस, मतलब ये नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। बट मैग्नीशियम में देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप का हो गया। तो सेकेंड IU1 की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का, सोडियम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ये बात ध्यान रखना, यही चीज लिखा गया है यहाँ पर। पहला इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये नोबेल गैस ऐसा बन गया, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसलिए I2 ऑफ अल्कली मेटल्स इज मच 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 ग्रेटर देन I2 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो इसका एक ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 होता है, इसका +2 होता है। और ये भी बता दिया कि ये याद नहीं करना है, I1 I2 का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 16 वोल्ट होता है, इसलिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। और यहाँ पर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना रिलेटिवली ईजी होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जितना कम, क्या बोला, जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो हम जानते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ज्यादा होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अगर ज्यादा होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली इजी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखा था कि हम लोग बोलेंगे कि अल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। So alkali metals have more tendency to lose the electrons as compared to alkaline earth metal, because reason is what, ionization energy of alkaline earth metal is higher than that of alkali metals, इसलिए ये बोला गया। तो ये ध्यान रखना एक चीज। और फिर क्या देखो नीचे दिया हुआ है, ट्रेंड दिया गया है, तो देख रहे हो डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो इसलिए सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होगा, मतलब सीजियम हैव वेरी हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज वेरी लो। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम का ज्यादा होगा। एक चीज और, हम लोग ये भी ट्रेंड जानते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होगा। अगर मैं पीरियड की बात करूं, आप ही लोग मुझे बताओ कि मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है एक पीरियड में। मेटालिक डाउन द कैरेक्टर ग्रुप, एक पीरियड में, डाउन द ग्रुप इंक्रीज सर। हाँ डाउन द ग्रुप क्या होता है बताओ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, बिल्कुल गुड, तो इंक्रीज करेगा डाउन द सर। ग्रुप इंक्रीज करेगा। और इधर 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 पीरियड में बताओ। सिर्फ पीरियड में डिक्रीज सर करेगा डिक्रीज वो लेफ्ट टू करेगा। राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीरियड में डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इधर नॉन मेटल्स है, और नॉन मेटल का क्या टेंडेंसी होता है, नॉन मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स, तो इसलिए नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेटालिक इन नेचर्स, मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर्स। तो इधर से इधर जाने पर नॉन मेटल्स मिलता है, तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लो होता है, सीजियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज और ध्यान रखना, जितना अच्छा मेटल्स उतना उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर्स। हम लोग अगर डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे तो सीजियम का जो ऑक्साइड्स होगा ना, दैट विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू लिथियम का ऑक्साइड्स।
समझ रहे हो? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होता है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो नीचे वाला जो मेटल्स होगा, नीचे वाला जो ऑक्साइड्स होगा, दैट विल बी मच मोर बेसिक देन ऊपर वाला मेटल्स का ऑक्साइड्स। तो यही सब चीज ऊपर लिखा था। फिर कंडक्टिविटी की थोड़ा बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी में क्या गया, बोला गया कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि क्योंकि ये क्या करते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। और अगर अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखोगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सन, फोटो इलेक्ट्रिक, वो अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक सेल होगा। तो हम जानते हैं कि सीजियम, पूरे एस ब्लॉक में सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है। अगर मिनिमम होता है तो सीजियम को मोस्टली हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं, क्योंकि सीजियम सीजियम का क्या होता है, वर्क फंक्शन या आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है। फ्लेम टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेम टेस्ट पूछा करते हैं तो ये ध्यान रहे, क्या ऐसा लैब में हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट होता है क्या, जैसे ये बंसन बर्नर है, लैब में देखा होगा इस तरह का बंसन बर्नर होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, प्लेटिनम का वायर लेते हैं, और इसमें इसमें जो आपका अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उसको लेते हैं, और हमको इसको हीटअप करते हैं। तो हीटअप करने से क्या होगा, हीटअप करने से यही होगा कि ग्राउंड स्टेट में अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंसन बर्नर से क्या करेंगे, फ्लेम से हीट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएंगे। एनर्जी लिया और एक्साइट हो गया, और एक्साइट करके जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, एक वेवलेंथ इमिट करता है, और वो वेवलेंथ जो आता है ना आपका विजिबल रीजन्स में आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि हर एक अल्कलाइन, मतलब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल्स एक कैरेक्टरिस्टिक कलर इमिट करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करता है। इसी को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। तो ये एक चीज, पहला ये पूछा करते हैं कि पूरे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। ये बात ध्यान रखना, पूछा करते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, रीजंस क्या है, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली हाई है। इसका एक बात तो साइज छोटा है और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसलिए इसलिए ये दोनों कभी भी फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर लिथियम को यहाँ पर लेकर गर्म करेंगे तो क्रिम्सन रेड कलर मिलेगा, याद कर लेना कलर ये, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर। सोडियम का येलो कलर, वायलेट या लिलेक कलर। पोटासियम के केस में, पोटासियम रिविडियम के केस में आपको रेड वायलेट कलर मिलेगा। सीजियम के केस में ब्लू कलर, कैल्शियम ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड या डार्क रेड, और बेरियम केस में एप्पल ग्रीन। बेरियम का, ये बेरियम वाला जो होते हैं बहुत बार पूछा गया है, तो ये सबको ध्यान रखिए, ये कलर आपको लगभग याद ही रखना पड़ेगा। और फ्लेम टेस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है मैं समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये सब पढ़ाया था वहां पर। ये बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल Yes, sir. सीरीज। हम पूछे क्या, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा। देखो,
अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट उसमें क्या किया गया, हर एक एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर इसको क्या किया गया, अरेंज किया गया। किसके बेसिस पर, इट इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। और एक बात ध्यान रखना है कि लिथियम का, ये जो लिथियम आयन, लिथियम का एसआरपी का वैल्यू सबसे नेगेटिव होता है, और फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो एक बात ये भी वहां पर अगर बताया हो, याद हो तो, जितना जितना हाई एसआरपी वैल्यू होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब उसका उसका हायर टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का। जितना लोअर, जितना नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करके खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यही चीज बोला गया है। लिथियम के केस बोल सकते हैं इसका एसआरपी का वैल्यू बहुत निगेटिव है या एसआरपी का वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एसआरपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसओपी होता है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर पूछा करते हैं गैसीय स्टेट में। अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे सीजियम इज मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों सीजियम इज मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ व्हाई गैसीय स्टेट में? क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा तो क्या करेगा, सामने वाला को रिड्यूस कर कर खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और लिथियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होगा। ये गैसीय स्टेट की बात होती है, बट गैसीय स्टेट वाला नहीं पूछा करते हैं, हमेशा वो लिक्विड स्टेट वाला पूछा करते। अगर पूछा जाएगा तो पूरे एस ब्लॉक में लिथियम भाई साहब, लिथियम का जो एसआरपी का वैल्यू, लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। लिथियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। और इसका रीजन भी ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेम टेस्ट जैसा इंपॉर्टेंट है तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पर एक एक एनर्जी आप ओनली आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर इसको नहीं बता सकते हो। अगर आप एक्वस मीडिया में बात कर रहे हो, लिथियम सॉलिड को गैस में बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन्स एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ही होता है कि गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। तो सबसे पहले लिथियम सॉलिड को गैसियस फेज में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी हमको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, अगर गैस में आ गया तो फिर Li प्लस यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी देना पड़ेगा। और ये जब लिथियम आयंस होता है ना, लिथियम आयंस जब Li प्लस एक्वस में जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। मतलब यहाँ पर देखोगे, अगर हमको अगर हमको लिथियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उसके लिए हमको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, उसके लिए हमको आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। तो लिथियम के केस में बच्चे क्या होता है, लिथियम के केस में ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है ना, इन दोनों एनर्जी के ऊपर ओवरकम हो जाता है। मतलब वैल्यू जो होता है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। तो ये बात दिमाग में रखना कि लिथियम सीजियम का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है गैसियस एक्वस फेज में, लिथियम इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और रीजंस में समझा गया, ये पूरा देखो एसओपी का ऑर्डर है। मतलब ये यहाँ इस अगर सीक्वेंस में देखोगे तो पूरे एस ब्लॉक में लिथियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है और बेरिलियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। तो एटलीस्ट ये दोनों याद रखिएगा आप। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके थोड़ा समझा रहा हूँ। अब इसमें रिएक्टिविटी बच्चे, रिएक्टिविटी। तो
आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा ना उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो अगर हम पूछे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। S block elements are very reactive and they are not found in free state obviously। ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसको फ्री स्टेट में ये नहीं मिलते हैं। फ्री स्टेट में देखोगे तुरंत आग लगा देगा ये। तो ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखोगे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सीजियम का होता है, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लो होता है। फिर अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बोलूँ देखूँ तो बेरियम का होता है। रिएक्टिविटी विथ एयर, रिएक्टिविटी विथ एयर, तो हम लोग जानते हैं कि लिथियम ये अल्कली मेटल्स होता है, इजिली टर्निश हो जाता है। टर्निश का मतलब क्या होता है? टर्निश का मतलब होता है, देखो लिखा गया है कि loses their metallic lusters in air due to formation of oxides on their surface। टर्निशी का मतलब होता है कि उस मेटल्स के ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड्स तुरंत एयर के साथ रिएक्शंस कर सॉरी तुरंत एयर के साथ रिएक्शंस कर उसके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड्स बन जाता है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर्स। सो इसका टर्निशिंग का मतलब यही होता है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको हम केरोसिन या पैराफिन वैक्स में स्टोर्ड करते हैं, इसको हम स्टोर किया जाता है। एक बात ध्यान रखना है, लिथियम को कभी भी हम केरोसिन के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, इसको हम पैराफिन वैक्स के अंदर स्टोर करते हैं। और इसका रीजन भी पूछा कर सर साउंड नहीं आ रहा है सर। सकते हैं, क्योंकि सबका आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सर। हाँ सर आप ही हो। क्या? अभी आ रहा है सर। चलो ये फिर अब देखो मॉइस्ट एयर के साथ, मॉइस्ट एयर के साथ देखो, देखो मॉइस्ट एयर के साथ भी देखेंगे, ड्राई एयर के साथ देखेंगे। मॉइस्ट एयर क्या होता है, ऑक्सीजन केरोसिन में रहता है, क्यों नहीं ऑक्सीजन के रखा साथ जाता, इसका रीजन? क्या 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 सर केरोसिन में रखा नहीं जाता, आपने बोला, क्यों नहीं रखा जाता? बेरिलियम, अच्छा लिथियम को बच्चे, लिथियम को हम हाँ सर। केरोसिन के अंदर नहीं रखते हैं। इसका रीजन होता है क्योंकि लिथियम का डेंसिटी लो होता है। तो लिथियम का डेंसिटी लो होता है ना बच्चे, तो क्या होता है ना कि अगर हम केरोसिन के ऊपर रखेंगे, केरोसिन में रखेंगे ना, तो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। अगर केरोसिन के ऊपर फ्लोट करेगा तो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा और आग लगा देगा। इसलिए हम लिथियम को केरोसिन के अंदर नहीं रखते हैं, समझा? यस सर। चल ओके। अब ये मॉइस्ट एयर का देखो, अभी ड्राई मॉइस्ट एयर, अब देखो मॉइस्ट एयर में क्या होता है, जिससे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब मॉइस्ट एयर में होता है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि दीज मेटल रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। कैसे कार्बोनेट फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाया। और हम लोग जानते हैं कि एयर में वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर है, तुरंत क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कार्बोनेट बनाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मॉइस्ट एयर, ये जो मेटल्स होते हैं मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बनाते हैं, ऑक्साइड्स नहीं, कार्बोनेट बनाते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट बेरिलियम बोला गया है कि बेरिलियम ऑल एलिमेंट कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट। बेरिलियम तो एम्फोट्रिक नेचर्स का होता है, इसलिए बेरिलियम में एक्सेप्शन है, बेरिलियम कार्बोनेट नहीं बना पाता है। यहाँ पर ड्राई एयर, ये मॉइस्ट एयर था, वो सिंपल एयर था। अब ये ड्राई एयर के साथ देखना, ड्राई एयर में क्या मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हम लोग जानते हैं कि मेजोरिटी अराउंड 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन होता है। तो ड्राई एयर की जब बात करेगा ना बच्चे, तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है, लिथियम
अल्कली मेटल्स में दिमाग खोल कर इसको ध्यान रखना, लिथियम ओनली नाइट्राइड फॉर्म करता है। अल्कली मेटल्स में क्या बोला, अल्कली मेटल्स में लिथियम ओनली नाइट्राइड फॉर्म करता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो ओनली लिथियम गिव्स इट्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड, रिमेनिंग एलिमेंट गिव ओनली देयर ऑक्साइड्स। तो अल्कली मेटल्स में ओनली एंड ओनली लिथियम फॉर्म देयर ऑक्साइड नाइट्राइड्स, ये बात ध्यान रखना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में पूछोगे तो हर एक कोई नाइट्राइड बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड्स। बट जो एक चीज, लिथियम इज ओनली अल्कली मेटल्स एलिमेंट विच फॉर्म्स ओनली नाइट्राइड बनाते हैं, दिमाग में रखना। जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं कि कोई एलिमेंट ए है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्राइड बनाया, ऐसा बोल देगा नाइट्राइड बनाया। मतलब कोई एलिमेंट ए है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर कंपाउंड बी बनाया, और कंपाउंड बी को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया ना, तो सी बनाया और साथ साथ एक गैस रिलीज किया, डी गैस रिलीज किया। और ये डी गैस को जब हम HCl से, मॉइस्ट HCl से ट्रीट किए तो एक व्हाइट फ्यूम्स मिला। और ये भी बोल दिया कि ए फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। तो आपके फ्लेम टेस्ट नहीं देता है तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए कि या तो ये बेरिलियम होगा या तो मैग्नीशियम होगा। यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर्स का होता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम या बेरिलियम में देखना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम को अगर हम सेट करके देखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर कर नाइट्राइड बना लेगा। और नाइट्राइड का हम हाइड्रोलिसिस जानते हैं। हाइड्रोलिसिस का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, केटायन को OH दो और एनायन को H+ दो। तो अगर ऐसा करोगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा। और अमोनिया गैस को, ये बात ध्यान रखना, ये रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को जब भी हम क्या मॉइस्ट HCl से ट्रीट करते हैं तो हमको व्हाइट फ्यूम्स मिलता है, NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स मिलता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि जब भी अमोनिया को हम मॉइस्ट HCl से ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा करते हैं। जो मैं रेड कलर से लिखा हूँ क्वेश्चन है, और जो मैं ब्लू कलर से लिखा हूँ आंसर वहां पर ऊपर लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस विथ एयर के बाद रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो S ब्लॉक ऐसे ब्लॉक हैं जो ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कौन कौन सा पर ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ये सब और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो नॉर्मल क्या होता है, अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर ऑक्साइड बनाते हैं, ये तो पता है ना। दिस वन इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड बोलते हैं। ऊपर वाला क्या है, पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड। हाँ ऊपर वाला पर ऑक्साइड है और नीचे वाला सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड। और ये नॉर्मल ऑक्साइड है। 3 तरह का ऑक्साइड होता है। चलो हाँ यहाँ पर देखो, तो ये लिथियम, देखो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्साइड बनाया, नॉर्मल ऑक्साइड बनाया। लिथियम ये ध्यान रखना, लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड्स। लिथियम को ना तो पर ऑक्साइड बनाने का औकात है, ना तो सुपर ऑक्साइड बनाने का औकात है। लिथियम छोटा साइज होने की वजह से ओनली ऑक्साइड ही बनाकर सिमट जाता है। की बात, सोडियम क्या पहले ऑक्साइड बनाएगा, बट सोडियम क्या है, थोड़ा बड़ा साइज का है। तो ये सोडियम क्या, ये ऑक्साइड से ये क्या करेगा, हम दूसरा पर ऑक्साइड भी बना लेता है। तो क्या करेगा, सोडियम बड़ा साइज का है तो सोडियम क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन से कंबाइन कर क्या बना लिया, पर ऑक्साइड बना लिया। तो ये बात ध्यान रखना कि सोडियम क्या बनाता है, इन जनरल सोडियम, ये देखो हर एक एलिमेंट देखोगे तो पहले ऑक्साइड बनाते ही हैं।
अगर पूछेगा तो पूरे हर एक एलिमेंट परऑक्साइड, हर एक एलिमेंट ऑक्साइड बनाता ही है, बट सोडियम के केस में स्पेशल खासियत क्या है, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर परऑक्साइड, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर क्या, हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर क्या बना लिया, परऑक्साइड बना लिया। परऑक्साइड में ये सब वैसे मैं एमओटी में बताया था, परऑक्साइड में देखोगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 2 आएगा, और ये डायमैग्नेटिक है, मतलब परऑक्साइड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, बट सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और बॉन्ड ऑर्डर उसमें देखोगे 1.5 होगा। तो ये सब ये भी क्वेश्चन है, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब भी ध्यान रखना है आपको। लिथियम, ये ध्यान रखो, क्या लिखा गया, लिथियम स्मॉलर केटायंस है, तो ओनली क्या करता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड को ही होल्ड करता है, और बट ये सोडियम जो होता है बड़ा साइज का है, इसलिए क्या करता है, सुपर ऑक्साइड को नहीं, ये परऑक्साइड को अच्छी तरह से होल्ड करता है। तो ये बात ध्यान रखना है, लिथियम ओनली ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, ओनली परऑक्साइड नहीं, ये लिथियम ऑक्साइड भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है, बट पहले पहले ऑक्साइड बनाता है, फिर क्या होता है, लिथियम सोडियम बड़ा साइज होने के कारण परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ो, ये जो आपका पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम है, इसका साइज तो और बड़ा हो गया, तो क्या करेगा, सबसे पहले देखोगे ये ऑक्साइड बनाया, K2O बनाया, और K2O तो अभी यहाँ रुकेगा नहीं, K2O फिर क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर परऑक्साइड बनाएगा, फिर वहां पर वो रुकेगा भी नहीं, परऑक्साइड फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट कर सुपर ऑक्साइड बना लेगा। तो ये बात ध्यान रखना है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। समझ रहा है, ये चीज याद रहेगा ना, कैसे ये पूरा सीक्वेंस वाइज लिखा गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट, लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं, ओनली परऑक्साइड नहीं बोल रहा है, परऑक्साइड बोल रहा है, और ये पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब सुपर ऑक्साइड उसका ज्यादा स्टेबल्स होता है। तो यहाँ पर देखो एक कोड लिखा गया है बच्चे, इसको ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड पूरे एस ब्लॉक में सुपर ऑक्साइड बनाने वाले ओनली 3 ही एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल्स में सुपर ऑक्साइड बनाने वाले 3 एलिमेंट, कैसे याद रखोगे, करिश्मा मतलब के मतलब पोटासियम, करिश्मा, रूबिडियम, रिया है ना, रूबिडियम, तो रूबिडियम, समा मतलब सीजियम, ये याद रखोगे, सुपर ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट, करिश्मा ओनली सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर ऑक्साइड। अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाओगे। जैसे यही क्वेश्चन है, देखो अब ये यहाँ पर देखो, सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखता है, अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो ये लिथियम, ये Pb+4 में है, तो यहाँ पर +4 में है, ये मैग्नीज +4 में है। अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो स्ट्रोंशियम इस तरह से अगर लिखा गया है SrO2, तो हम जानते हैं क्या, ये स्ट्रोंशियम ग्रुप टू का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज, तो इसके ऊपर -2 चार्ज, तो ये क्या बना लिया, ये आपका परऑक्साइड बनाया। इसी तरह से KO2 है, तो KO2 कैसे, ये पोटासियम है +1 और ये -1, ये क्या देख रहे हो, सुपर ऑक्साइड बनाया ओनली, और हम जानते हैं करिश्मा ओनली सुपर ऑक्साइड बनाता है, और इसको भी याद रखना। तो यही यहाँ पर बता दिया है, देखो क्या बताया है कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाता है। आगे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड का होता है, फिर परऑक्साइड का होता है, फिर सुपर ऑक्साइड का होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या बातें हुई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और ये जो स्ट्रोंशियम बेरियम होते हैं, स्ट्रोंशियम बेरियम लो टेम्परेचर पर परऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना बच्चे कि
ये जो बेरियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम है, नेहा बिपाशा, नेहा बिपाशा, क्या नेहा बिपाशा, नेहा सोडियम, हम जानते हैं सोडियम परऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन भी जानते हैं परऑक्साइड बनाता है H2O2, और बिपाशा, बिपाशा मतलब ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला, यही स्ट्रोंसियम और बेरियम, बिपाशा मतलब बेरियम, सा मतलब स्ट्रोंसियम, यही नेहा बिपाशा वाले पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल्स में यही नेहा बिपाशा हैं जो कि परऑक्साइड बनाते हैं। करिश्मा वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, इसको थोड़ा लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। करिश्मा वाले सुपर ऑक्साइड और नेहा बिपाशा वाला परऑक्साइड्स। ये अभी रुका नहीं यहाँ पर। ऑल ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक्स आर बेसिक इन नेचर्स, ये तो पता ही, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड्स। बेरिलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटरिक इन नेचर्स, और ये एम्फोटरिक एलिमेंट, ये फिर से यहाँ पर लिखा गया है, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग्स, जिसको अगर याद रखोगे तो पूरा एम्फोटरिक एलिमेंट का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी मैं पीरियोडिक टेबल्स में बताया था, यहाँ पर भी बताया गया है, तो इसको आप दिमाग में बैठाएं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पर देखो रिएक्शंस कैसे है। सोडियम ऑक्साइड जानते हैं कि यहाँ बेसिक नेचर्स का होता है, H2SO4 के साथ ये एसिड है, रिएक्ट कर कर सल्फेट प्लस वाटर बना लेगा। अल्कली मेटल्स, ये भी बताया गया कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर्स बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। इसमें लिथियम ऑक्साइड जो होता है वीकली बेसिक होता है, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड्स में क्या होते हैं, पजन्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखो क्या, ये एम्फोटरिक नेचर का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक होता है, मतलब पूरे अल्कलाइन मेटल्स में बेरिलियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। इसमें क्या, लिथियम को छोड़कर सब स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। पूरे पीरियोडिक टेबल्स में कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड बताता हूँ, 5-6 जो बताता हूँ, कौन कौन सा याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में इतना नाम तो ध्यान ही Yes, रखना आप। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड so स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 था। HI हाँ सर। H2SO4 का, हाँ HI, वो तीनों हाइड्रा एसिड HI, HBr और HCl, ये तीनों, और एक सर और HNO3 HI, HNO3 तो लिखा ना, 6 टोटल है। अच्छा 3 और 3 6, और एक टोटल 7 ध्यान रखना। HCl, अच्छा HCl तो यहाँ टोटल 6 ही है, एक HCl, HBr और HI, 3 हाइड्रा एसिड, और एक HNO3 और एक H2SO4, और एक ये ध्यान रखना पर आयोडिक एसिड, समझा? ये टोटल 6 लिस्ट ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, HCl, HBr, HI। और स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट में ये ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट में मतलब अल्कली मेटल्स में लिथियम को छोड़कर सब स्ट्रॉन्ग बेस, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम को ध्यान रखना, बेरियम को याद करना थोड़ा। हाँ, ये पानी में डिजोल्व करने पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये तो पता ही है। ये भी जानते हैं, जो जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेस होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या करता है ना, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लिटमस, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है और फिर ये उसको व्हाइट कर देता है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के पास क्या पावर होता है, ये तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा ही, और ब्लू करने के साथ साथ उसको व्हाइट कर देता है, कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। क्यों ऐसा करता है, इसका रीजन देखो यहाँ, क्योंकि ये ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे, क्योंकि ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एक अच्छे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, और इसलिए इसका ब्लीचिंग एक्शन जो परमानेंट होता है। क्योंकि आपको अगर याद हो तो, अगर मैं बोलूं कि SO2 भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्या इसका एक्शन परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पोररी सर, क्योंकि टेम्पररी रिडक्शन है। करके। हाँ बिल्कुल, गुड गुड गुड।
रिडक्शंस करके कलर उड़ाते हैं, इसलिए टेम्पररी होते हैं। कुछ परमानेंट वाले बताए थे, जैसे ओजोन भाई साहब को याद रखना, परऑक्साइड को ध्यान रखना, ये सब जितने भी ऑक्साइड परऑक्साइड होते हैं, और भी बताया था, और भी जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन है, ये भी क्या है, एक CaOCl2 bleaching agent। क्या एच CaOCl2 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्लीच ब्लीच CaCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब कुछ ऐसे ऐसे ब्लीचिंग एजेंट है, ऐसे कलर उड़ाने वाले एजेंट हैं जिनमें परमानेंट एक्शंस होता है। एक बार कलर उड़ा दिया फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से कलर उड़ता है। चलो, तो यहाँ पर देखो, ये जैसे बोल रहा है कि देखो ये क्या है, ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, ये नाइसेंट ऑक्सीजन देता है, इसलिए क्या करेंगे, इसका ब्लीचिंग एक्शंस होता है। ये बेस के साथ साथ अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड, इसको, ये बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं एसिडिक नेचर्स का होता है, ये दोनों रिएक्ट कर क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऑक्साइड के जगह हम अगर परऑक्साइड को भिड़ा दूं तो क्या होगा, परऑक्साइड भी क्या करेगा, CO2 को CO2 के साथ रिएक्ट कर कार्बोनेट तो बनाएगा, और कार्बोनेट बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर लिखा गया है, इन कन्फाइंड प्लेसेज जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसा रूम, ऐसा अंधेरा रूम जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को ले जाकर छोड़ देते हैं। वो क्या बनेगा, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रूम के अंदर होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और हम लोग इजिली वहां पर इनहेल करेंगे, सांस लेंगे। फिर इसी तरह देखो, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कार्बोनेट बनाया और साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज कराया। मतलब नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, बट पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, एज इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसलिए क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि देखो, इसका रिएक्शन, इस बेस का रिएक्शन CO के साथ कराओ, तो हमको पता है कि CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड का 3 लिस्ट बताओ, 3 बताए ना, 3 याद कराए थे, 3 न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन। CO CO2 और CO2 नहीं बच्चे, CO2 कहाँ, CO और NO और N2 सर NON बिल्कुल बिल्कुल, NO and N2। ये भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है बच्चे, एक H2O को भी ऐड कर लेना, ये टोटल लिस्ट में H2O भी कहीं कहीं पर दिया रहता है, कहीं कहीं पर नहीं दिया रहता है। तो ये 4 ध्यान रखना, 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इसलिए क्या करेगा ना, न्यूट्रल होने के कारण कोई रिएक्शंस नहीं होगा। बट इसी अगर परऑक्साइड को इसके साथ भिड़ा दें तो क्या होगा, हम परऑक्साइड जानते हैं कि एक बेस के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये सामने वाला को क्या करेगा, सामने वाला को पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडाइज करेगा, और फिर उसके साथ फिर ऑक्सीडाइज करेगा, फिर रिएक्शंस करेगा। जैसे यहाँ पर देखो मैकेनिज्म दिया गया है, ये परऑक्साइड है, हम जानते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा, और ये नाइसेंट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में। अब क्या करेगा, अब अपना ये जो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर है, ये सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भिड़ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट बनाएगा। तो नॉर्मल ऑक्साइड का CO के साथ रिएक्शंस नहीं हुआ, बट परऑक्साइड क्या हो गया, परऑक्साइड के अंदर बेसिक ऑर्डर भी है, बेसिक स्ट्रेंथ भी है, सॉरी, ये बेसिक ऑक्साइड के साथ साथ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसलिए ये तो क्या बना दिया, कार्बोनेट बना दिया। इसलिए लिखा गया यहाँ पर परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर एंड क्या क्या, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये भी देखो, ये रिएक्शंस आपको, जैसे मैं DNA ब्लॉक पढ़ाऊंगा वहां पर ये आएगा, तो अभी से ध्यान रखो इसको। हम DNA ब्लॉक में फिर पूछूंगा ये रिएक्शन। एनी क्रोमियम कंपाउंड, जब मैं क्रोमियम का KBNO4 का प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज आएगा।
तो अभी से ध्यान रखें आप, क्या बोला कि एनी क्रोमियम कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर से रिएक्ट कर कर हमेशा क्रोमेट बनाता है। ये फंडामेंटल रूल की तरह ध्यान रखें। क्या मैं बोला, एनी क्रोमियम कंपाउंड +3 वाला अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर, परऑक्साइड जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर हैं, क्योंकि ये इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर्स भी है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर। जैसे नीचे वाला रिएक्शन में देखोगे ये अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर है, सोडियम कार्बोनेट एक बेस है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो देखोगे ये दोनों मिक्सचर क्या है, एक अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर है। क्रोमियम +3 वाला अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर के साथ रिएक्ट कर कर हमेशा क्या बनाता है, क्रोमेट बनाता है। ये फंडामेंटल रूल है बच्चे, ध्यान रखो, क्रोमेट बनाता है। यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर क्या है, क्रोमियम +3 वाला है, इसके साथ ये क्या करेगा, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजर इसको क्रोमेट में चेंज कर देगा। इसको पढ़े थोड़ा। हाँ चलो देखो, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स में क्या है, ऑल s ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम्स डायरेक्टली कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोक्स। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है जो भी अल्कली मेटल्स ये मेटल्स है और ये हाइड्रोजन्स है। हम लोग जानते हैं कि मेटल्स s ब्लॉक मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजली। ये तुरंत इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। कहाँ रिड्यूस करेगा, यहाँ पर देखोगे MH में। इन जनरल अगर याद करो रिडॉक्स रिएक्शन का एक रूल बताऊं, इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बट मेटल हाइड्राइड में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि मेटल क्या करेगा ना, इसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर नहीं भी चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर क्या देखो, ये 0 से -1 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। तो
तो यहाँ पर देखो मैकेनिज्म से बताया क्या है, तो देख लीजिए क्या बताया है यहाँ पर। मेटल्स पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये क्या किया, हाइड्रोजन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिड्यूस हो गया और फिर ये दोनों कंबाइन होकर एमएच टाइप का हाइड्राइड बना लिए, एक्सेप्ट बेरिलियम ये नहीं कर पाता है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ अपना हाइड्राइड बनाएंगे एक्सेप्ट बेरिलियम। ये जो बेरिलियम है ना, ये जो बेरिलियम यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 के साथ रिएक्शंस कर कर हाइड्राइड बनाता है। जैसे ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखें, ये जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, बट बेरिलियम को छोड़कर हाइड्राइड बनाने का तरीका ये है, इस तरीका से। बट बेरिलियम अपना हाइड्राइड कैसे बनाता है, उसके लिए ध्यान रखें, ये उसके लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता है। बेरिलियम क्लोराइड का रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे, LiLH4 के प्रेजेंस में पढ़ाएंगे, तब जाकर ये बेरिलियम हाइड्राइड बनता है। तो ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। और ये हम जानते हैं कि लिथियम हाइड्राइड क्या होता है। लिथियम हाइड्राइड इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ LiH प्लस AlH3। कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं, हाइड्रोलिथ याद करना है, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि ऑल मेटल हाइड्राइड पानी के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे ये हाइड्राइड है, अब ये पानी है मतलब H प्लस OH माइनस है, तो सोडियम को OH दो और H माइनस को H प्लस देकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाओ, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कोई भी, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड हो तो कैल्शियम को OH दो और H माइनस को H देकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराओ। तो इन जनरल रूल क्या है बच्चे, कि क्या रूल है कि मेटल हाइड्राइड पानी के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। फिर और क्या देखो आगे है, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हूँ। मोल्टेन मतलब क्या, ओनली आयंस होगा, पानी नहीं होगा, एक्वस रहेगा तो पानी। ऑल मोल्टेन मेटल हाइड्राइड, मोल्टेन मतलब ओनली M प्लस और H माइनस, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स क्या, मेटल्स ऑन कैथोड, मेटल्स पर हमेशा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है बच्चे, तो कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए वहां पर मेटल्स M प्लस इलेक्ट्रॉन्स लेकर मेटल्स डिपोजिट होगा और हाइड्रोजन गैस एनोड के ऊपर रिलीज होता है। ये देख सकते हो यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है बच्चे, देखो कैथोड पर रिडक्शन सोडियम और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, तो ये भी ध्यान रखें। नेचर्स में क्या बताया गया है, ऑल अल्कली मेटल्स हाइड्राइड आर आयनिक इन नेचर्स, और ये क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड कोवेलेंट नेचर का होता है और ये सब आयनिक नेचर्स का होता है। तो मतलब क्या ध्यान रखना बच्चे, अल्कली मेटल्स का जो भी हाइड्राइड है सब आयनिक नेचर्स का है, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम का हाइड्राइड कोवेलेंट नेचर्स का होता है, क्योंकि छोटे साइज होने की वजह से फजन्स रूल एक्ट करेगा वहां पर, और आपका कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम हाइड्राइड आर आयनिक इन नेचर, तो ध्यान रखना। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में क्या देखो बच्चे, अल्कली मेटल्स हम लोग जानते हैं सीजियम का हाइड्राइड जो होता है इसका थर्मली ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़ा वाला केटायन के साथ बड़ा वाला एनायन ही स्टेबल होगा, तो हम सीजियम आयंस आर बड़ा वाला केटायन, H माइनस इज ऑल्सो ए बड़ा वाला एनायन, इसलिए ये दोनों एक अच्छा कंपाउंड बनाता है, अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, तो इसलिए सीडियम हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल। बेरिलियम हाइड्राइड का वही कहानी, बड़ा वाला केटायंस बड़ा वाला एनायंस के साथ सेट होगा। बड़े आदमी ऐसे भी देखते होंगे, बड़े आदमी बड़े के साथ ही शादी करते हैं,
ऐसा देखे होगे बड़े आदमी गरीब लोग के साथ शादी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बड़ा वाला कैटायन बड़ा वाला एनायन के साथ ही सेटल होगा। रिएक्शंस विथ वाटर, तो रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन्स भी हो गया। अब रिएक्शंस विथ वाटर, ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विगरेटली विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पर सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर क्या करता है, एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस है। ये सामने वाला को रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस कर देता है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये देखो इसका मैकेनिज्म से दिया गया है, आप देख सकते हो। पहले सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वाटर H+OH- में ब्रेक हुआ। फिर क्या हो गया, ये जो H+ है H+ इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, और ये जो सोडियम आपको दिख रहा है, सोडियम OH- के साथ कंबाइन होकर NaOH बना लिया। पूरा मैकेनिज्म से यहाँ पर। फिर और भी बताया गया, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर्स। सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है। पोटासियम फ्लेम उससे और थोड़ा तगड़ा रिएक्ट करता है। रुबिडियम सीजियम तो क्या करता है ना, वायलेंटली रिएक्ट विथ वाटर, तुरंत आग लगा देगा वो। तो ये बोला गया, ये बात ध्यान रखना, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब वाटर के साथ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट स्लोली विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स। मतलब अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शंस वायलेंटली होता है, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन स्लोली होता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है कि यहाँ पर भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अल्कली मेटल्स भी वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते थे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी पानी के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते थे। बट वहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करता जाता है। ये बात वहाँ पर याद रखने वाली बात है। बेरिलियम, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिखा गया, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर्स। ये आप 10th क्लास में सब पढ़ते होंगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम स्लोली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। बेसिक नेचर देख लीजिए। बेसिक नेचर क्या है, हम लोग जानते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। ये अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और हम लोग ये जानते हैं, ये जो है ना, ये सब कुछ बेस दिख रहा है ना बच्चे, ये जो बेस का लिस्ट दिख रहा है, ये कैसा बेस है बताओ? ये सब स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्शंस विथ हाइलोजेंस, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ा है थोड़ा, और सब में देखा था छोटा छोटा है और इजी था, बट इसमें इम्पोर्टेंट है। इसी में आप क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। जैसे हम अमोनियम कार्बोनेट ये सब हीटिंग इफेक्ट, अमोनियम कंपाउंड का हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे। यहाँ पर भी देखोगे डिफरेंट कंपाउंड का हीटिंग इफेक्ट देखने वाले हो। तो हाइड्रोजन के भी एक देखो रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाला को रिड्यूस कर देगा, सामने वाला को रिड्यूस कर MX टाइप का कंपाउंड बनाएगा। आयनिक नेचर्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे सीजियम का जो हाइलाइट्स होगा दैट विल बी मोर आयनिक। हाइलाइट्स ऑफ लिथियम प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट नेचर्स का होगा ड्यू टू फजन रूल्स एंड हेंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसलिए वो हाइड्रोलिसिस उसका होगा,
हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का ही हाइड्रोलिसिस, आयनिक कंपाउंड का भी पढ़ते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का भी हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। फिर ये पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम हाइलाइट रिएक्ट मोर विथ मोर हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम हाइलाइट्स रिएक्ट विथ मोर हाइड्रोजन टू फॉर्म पॉली हाइलाइट। जैसे के आई पोटासियम आयोडाइड एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर कर KI3 बना। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ऐसे ऑप्शन दे देगा कि ये इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ K प्लस I3 माइनस, इट इज ए मिक्सचर्स ऑफ K प्लस I2 प्लस I माइनस। तो आप इसको केटायन एनायन फॉर्म में इस तरह तोड़ना, K प्लस I3 माइनस। इसी तरह इसको कैसे तोड़ोगे, CgM CS प्लस Br3 माइनस। ये सब क्या है, पोली हाइलाइट्स हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी क्या करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। यहाँ पर भी ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस है। मेटल सामने वाला हैलोजेंस को रिड्यूस कर दिया। आयनिक कैरेक्टर्स हम लोग जानते थे, वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता था। हम लोग ये दोनों जानते हैं प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर्स का होता है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस इसका हाई होगा। यहाँ पर ये सब क्या है, आयनिक नेचर्स का होते हैं। रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन्स, तो ये तो याद हो तो अभी बताया था, ओनली लिथियम, अल्कली मेटल्स में लिथियम ही है जो कि ओनली एंड ओनली नाइट्राइड बनाता है एंड अदर। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में तो सभी अपना नाइट्राइड्स बनाए थे, ऑक्साइड्स नाइट्राइड्स बनाते थे। लिथियम यहाँ पर देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस, ये सब ये मैं आगे भी जगह जगह भी यूज आया था। यही रिएक्शन देखो तो मैं बताया था अमोनिया का प्रिपरेशन में बताया था। क्या करना है बच्चे, केटाइंस को OH दो और एनाइंस को क्या दो, H+ दो, H+ लेकर अमोनिया निकलेगा यहाँ पर। तो ये जो नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, ये सब का हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको जो भी रिमेनिंग P ब्लॉक पढ़ा रहा था वहाँ पर जरूर ये सब हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस, नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस आया होगा। कार्बोनेट पर मूव करते हैं। कार्बोनेट क्या है, देखो यहाँ पर कार्बोनेट, जैसे देखो कार्बोनेट कैसे बनता है, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शंस कर कर कार्बोनेट बना लिया। अल्कली मेटल्स फॉर्म कार्बोनेट ऑफ N2CO3 टाइप। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट बनाएंगे MCO3 टाइप का, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वैलेंसी 2 होता है, 2+ होता है। कार्बोनेट का वैलेंसी भी 2- होता है, MCO3 टाइप का बनाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, जो भी थर्मल स्टेबिलिटी आएगा ये इंपॉर्टेंट सब होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। और ये भी फजन्स रूल के अकॉर्डिंग, अगर फजन्स रूल के अकॉर्डिंग देखोगे बच्चे तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, बताओ मुझे पहले। अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में होगा, सर लिथियम +2 का। आप बिल्कुल बिल्कुल, लिथियम कार्बोनेट में। लिथियम भाई साहब छोटा साइज का है, तो सामने वाला कार्बोनेट को ज्यादा पोलराइज करेगा, सामने वाला कार्बोनेट को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट करने का मतलब शेप एंड साइज को बिगाड़ेगा, और शेप एंड साइज को बिगाड़ने के कारण ओवरलैपिंग होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप होगा। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल्स, थर्मली मोर स्टेबल्स एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। इसलिए क्या देखे बच्चे, ये वाला कार्बोनेट ये इंपॉर्टेंट है। ये सब बच्चे जितना थर्मल स्टेबिलिटी वाला आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सीजियम कार्बोनेट क्या होगा, बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल्स होगा।
हीटिंग इफेक्ट भी आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं हीटिंग इफेक्ट अगर आपको याद हो तो मैं अब पूछता हूँ, मुझे बताओ जल्दी सा, अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट याद है आपको? बताओ मुझे। याद है या भूल गया? भूल गया सर। भूल गया। देखो बताया था ना कि एक नाइट्रेट था। इस केस में जो एनायन है ना, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये सामने वाला जो अमोनिया बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर कर N2O बना देता है, N2O बना देता है। इसी तरह एक नाइट्रेट वाला था, नाइट्रेट वाला भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस केस में N2 बनता था। और एक था डाइक्रोमेट वाला। तीन तो बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन ध्यान रखना। इसी तरह यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो गया, ये सब एग्जाम में मतलब वो सबको ज़्यादा पढ़ कर जाना है, बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। देखो यहाँ पर तो लिथियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, याद रखना दिमाग में। जैसे ओनली लिथियम नाइट्राइड बनाता है ना, उसी तरह दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में बार बार पूछा करते हैं कि ओनली लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, वो भी क्या क्या चीज में, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और सोडियम कार्बोनेट हो, पोटासियम कार्बोनेट हो, रुबिडियम कार्बोनेट हो, सीजियम कार्बोनेट हो, उसको आप कितना हीट भी करते रह जाओ कभी डिकम्पोज नहीं होगा। तो ओनली लिथियम कार्बोनेट हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है, ओनली लिथियम कार्बोनेट थर्मली लेस स्टेबल है, इसलिए लिथियम कार्बोनेट क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स MCO3 टाइप का कार्बोनेट बनाएंगे, वो भी क्या है, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शंस है। थर्मल स्टेबिलिटी का भी वही सेम फंडा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी का वही सेम फंडा। डाउन द ग्रुप जाने पर हम जानते हैं इसके अंदर पॉइजनस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसलिए थर्मली लेस स्टेबल। हम इस कार्बोनेट को हीटिंग करेंगे ना तो MO और CO2 गैस देगा, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है। ये जितने भी कार्बोनेट दिख रहे हैं ना, अच्छा एक जगह सल्फेट आ गया गलती से, जितने भी कार्बोनेट दिख रहे हैं बच्चे, ये सब को क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बट लिथियम वाला में लिथियम कार्बोनेट ही ओनली क्या करता है, हीट करने पर ब्रेक होता है। फिर यहाँ पर देख लो जल्दी सा, ऑल कार्बोनेट एंड बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म। ये हम जानते हैं कार्बोनेट जो होते हैं बेसिक नेचर्स का होते हैं, तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शंस होगा, सोडियम को Cl के साथ मिलाओ और ये हाइड्रोजन को कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट के साथ मिलाओ। कार्बोनिक एसिड मतलब H2O CO2। कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो बच्चे, दोनों बेसिक नेचर्स का होता है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसी तरह अगर हम उससे पूछे बच्चे कि अमोनियम क्लोराइड कैसा एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है, तो क्या बोलोगे आप? अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर्स का? कुछ नहीं। पी ब्लॉक जो पढ़ाया पढ़े आप लोग, एक बार अपने से रिवीजन किए। आप सर लोग हो या चले कंप्लीट गए? नहीं हुआ। कंप्लीट हुआ तो इसको करो ना जल्दी कंप्लीट। अब एक बार मैं पढ़ा दिया, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वो बाद में आपको समझ में आएगा क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। मैं ये बताया था कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर्स का होता है। और ऐसे भी देखो ना, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ये अमोनिया प्लस HCl निकलेगा।
और अमोनिया प्लस HCl में क्या जानते हैं, ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है वही डोमिनेट करता है ना, तो अमोनियम क्लोराइड आर बेसिकली एसिडिक इन नेचर। जैसे यहाँ पर देख रहे हो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर्स के होते हैं, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो टेस्ट ऑफ कार्बोनेट, ये देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आया था कहीं कहीं पर, याद करो। इसी तरह ये भी सिमिलर टेस्ट था, टेस्ट ऑफ सल्फाइड, टेस्ट ऑफ सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड सिमिलर था। अगर उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराए थे तो हाइड्रोजन वाटर प्लस CO2 निकला था। बट अगर सल्फाइड को हम रिएक्शंस कराएंगे एक डाइल्यूट एसिड से तो SO2 गैस, कलरलेस एंड पंजेंट गैस मिलता था, पंजेंट स्मेल गैस। बाइकार्बोनेट का भी वही काम, बाइकार्बोनेट को हीटिंग करोगे तो कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 मिलेगा। तो ये सब जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का जो टेस्ट है, ये सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो टेस्ट है, ये सब आई थिंक सो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तीसरा बार आ रहा है, तीसरा बार। क्या ये चीज मैं पहले पढ़ाया हूँ, याद है, रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये एक बार पहले जो पढ़ाया गया है ना, पी ब्लॉक तो देखो पूरा लेंदियर है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस फैमिली, कितना है। तो उसको रिवीजन करो कुछ। अब 1-2 क्लास में S ब्लॉक भी पूरा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद DNF ब्लॉक भी हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन भी हो जाएगा, फिर पूरे ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा एक्सेलरेट करें अपने पढ़ाई को, एक्सेलरेट करें वहाँ पर। सर पुराना रिवाइज करना भी है और न्यू चैप्टर्स पढ़ना भी है, इसीलिए सर बैलेंस नहीं हो रहा है। नाइट्रेट देखो जल्दी सा। तो हम लोग जानते हैं कि दे ऑल फॉर्म नाइट्राइड ऑफ नाइट्रेट ऑफ MnO3 अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होगा तो क्या MAN किस तरह का नाइट्राइड बनेंगे, MnO3 टाइप का। थर्मल स्टेबिलिटी वही सेम रीजन्स बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। चाहे अभी तक किसका थर्मल स्टेबिलिटी देखा, इसके पहले आप सबसे पहले किसका देखा, कार्बोनेट का देखा, उसके पहले किसका देखा था, ये कार्बोनेट का, उसके पहले किसका था, हाँ कार्बोनेट से ही शुरू किया था, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट देखा, फिर उसके बाद नाइट्रेट देख रहा है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में वही सेम फंडा है, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लिथियम कार्बोनेट को हीट करते थे तो क्या मिलता था, बता, याद है, अभी तुरंत पढ़ा था, LiO2। हाँ Li2O, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली अल्कली मेटल्स में लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे लिथियम ओनली नाइट्राइड बनाता है ना, इसी तरह लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। इसी तरह नाइट्रेट में ध्यान रखना, नाइट्रेट को हीटिंग करने पर
लिथियम अलग तरह से मतलब टूटता है और रिमेनिंग अदर नाइट्रेट जो होता है अलग तरह से टूटता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि लिथियम भाई साहब, लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करोगे ना तो ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, NO2 अगर याद हो तो उसको वहां पर भी बताया था रेडिश ब्राउन गैस। NO2 का कलर ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस इंपॉर्टेंट है, रेडिश ब्राउन गैस। तो ये ऐसा बोलेगा कौन सा नाइट्रेट को हीट करने पर एक रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होता है और साथ ही साथ फ्लेमेबल गैस रिलीज होता है जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है। तो आपके दिमाग में घंटे बजना चाहिए और क्या बोलोगे, लिथियम नाइट्रेट। और अदर नाइट्रेट को अगर हीट करोगे बच्चे तो यहाँ पर भी ये भी जेईई में पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा हुआ है सब। पोटासियम नाइट्रेट होगा, अगर इसको हम लोअर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, लोअर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो नाइट्राइट प्लस O2 में टूटता है। अगर हाइयर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ऑक्साइड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है। तो ये अपने बार बार लिख कर ही प्रैक्टिस होगा ये सब। फिर वो देखो यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इस तरह का हाइड्राइड बनाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। थर्मल स्टेबिलिटी ये फर्स्ट ग्रुप का जो होगा वो स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड ग्रुप। सेकेंड मतलब यहाँ बोलने का मतलब है अल्कली मेटल्स का नाइट्रेट जो होता है थर्मली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हीटिंग इफेक्ट देख लो बच्चे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इसका तो कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर मैं इसको हिट करूंगा तो MgO MO प्लस NO2 प्लस O2, जैसे हम लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे थे ना बच्चे, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या ऑक्साइड भी मिला था, NO2 भी मिला था और ऑक्सीजन भी मिला था। इसी तरह इस पूरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट करने पर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है। ये बात ध्यान रखना। सीजियम, पोटासियम और रुबिडियम ये सब के नाइट्राइट को हीट करने पर टेम्परेचर होगा तो नाइट्राइट मिलता है, हाइयर टेम्परेचर होगा तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ये सब याद होना चाहिए। सल्फेट भी देख लो जल्दी से। सल्फेट क्या होगा, M2SO4 टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। वही सेम फजन्स रूल, मतलब सल्फेट पर भी फजन्स रूल लगा, नाइट्रेट पर भी फजन्स रूल लगा, कार्बोनेट पर भी फजन्स रूल लगा। और सबका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे घर में सब। यहाँ पर देखो, लिथियम सल्फेट को हीट करने पर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। रिमेनिंग को हीट करने पर नो रिएक्शंस। जैसे अगर याद करो, लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पर कुछ मिला था, रिमेनिंग को हीट किए तो कुछ भी ना मिला। इसी तरह सल्फेट में भी यही सेम रूल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। हीटिंग इफेक्ट क्या, ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शंस नहीं है बच्चे। एलएम के बारे में भी पढ़ाया था, एलएम के बारे में भी कहीं पर आया था। एलएम याद है, कहीं पर आया था, एल्युमिनियम कंपाउंड में एलएम आया था और वहां पर बताया था अमीना कब से बोली फिलहाल कोई गाना गाकर बनाए। तो ये एलएम वाला मैं आपको फिर टास्क देता हूँ, ये आप खुद पढ़ना। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। लिथियम कभी भी लिथियम कभी भी एलएम्स नहीं बनाता है। मतलब लिथियम को कभी भी मोनोवैलेंट के टाइल्स पर सूट नहीं होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप खुद पढ़ना। 11वां, रिएक्शंस विथ एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्शंस आप जानते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। फॉर्मेशंस ऑफ अमलगम। तो अभी क्या क्या अमलगम बचा, लिक्विड अमोनिया और कंपाउंड्स। तो अगले क्लास
अगले क्लास में मेनली अब कंपाउंड्स आ जाएगा, तो कंपाउंड से मैं शुरू करा, और मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना बच्चे, कंपाउंड्स को मैं अगले क्लास में भी फिनिश करूंगा, अगले क्लास में ही फिनिश करूंगा, तो इससे बेहतर होगा। और मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको कि इसके कंपाउंड्स में मोस्टली देखोगे ना, प्रिपरेशन मेथड देखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस से ये बनाया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस जरूर पढ़ कर आए। क्या मैं बोला समझ में आया या नहीं बताओ? इसका मोस्ट ऑफ द, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट आप जरूर पढ़ कर आए। अगर वो पढ़ कर आओगे, इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट पढ़ लोगे, रिवीजन हो जाएगा। और एक बार इसको एक बार देख लेना है, जितने भी कंपाउंड्स है उसका प्रिपरेशन देख लेना है, प्रॉपर्टीज देख लेना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देख कर आओगे तो रेट ऑफ गेन फास्टर होगा, ज़्यादा गेन होगा। अगर ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, तो फिर बार बार पढ़ने का मन करेगा, नहीं समझ में आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.